Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math with। आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिफरेंशियल का सेकंड चैप्टर ख़त्म किया था। ठीक है, डिफरेंशियल में टोटल 5 ही चैप्टर हैं। ठीक है, सेकंड ख़त्म हो चुका है, थर्ड आने वाला है उसका भी। ठीक है, तो उसके थर्ड और फोर्थ चैप्टर के आगे तैयारी है आप लोग को देने के लिए उसका वीडियो। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली मैकेनिक्स बुक जो है आपकी, मैकेनिक्स में ये डायनेमिक्स का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, बेसिकली ओके। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर पे भी। चैप्टर नंबर 1 इसमें भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए, चैप्टर नंबर 1 जो था वो काइनेमेटिक्स था। उसमें हम लोग बेसिकली जो मोशन होता था वो प्लेन पे होता था, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन होता था, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो उसके जितने भी तरीके के ग्राफ्स थे उन पे हम लोग बात कर चुके थे, चाहे वो टेंजेंशियल था, चाहे वो एंगुलर था, चाहे वो लीनियर मोशन था, सबकी बात कर लिए थे हम लोग वहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब सिंपल सी बात है, लीनियर ही मोशन होता है, एक तरह का लीनियर मोशन होगा यहाँ पे, जो एक लाइन, एक सिंपल ग्राफ में किसी भी तरह का मोशन होगा, उस पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ हमारा मिलेगा, हम लोग को मिलने वाला है, दैट विल बी आवर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स के लॉ होंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होंगे, यहाँ पे सारे के सारे पढ़ने हैं। तो देखिए, क्या छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लिए, कि द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द मोशन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मतलब अगर आप फोर्स की बात कर रहे हैं और मोशन, मोशन यानी कहीं आपकी प्लेस बदलना, मोशन का मतलब कुछ आप नया ना लीजिए, सिंपल सा एक ही मीनिंग होता है कि अगर आप अपनी जगह से थोड़ा दूर मिसप्लेस हो गए, अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया आपने, तो इसका मतलब आप मोशन में हैं। सिंपल सी बात। अगर टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लेस को चेंज करते चले जा रहे हो, कभी यहाँ थे, फिर अभी यहाँ आ गए, 12 बज के 2 सेकंड में 12 बजे यहाँ पे थे, फिर 12 बज के 2 सेकंड में यहाँ पे आ गए, फिर आगे चले गए, दैट मीन्स कि यू आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, और स्टेट ऑफ मोशन बहुत डिपेंड करता है आपका रेफरेंस पे, जिसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हो आप। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए कि कुछ भी हो सकता है। देखिए, इस समय अगर आपके आमने सामने, अगर अभी आप अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके आसपास का वायुमंडल है। और अगर यही आप रिलेट करके बाहर से बोलते, लेट से आप कोई स्पेस में खड़ा है और आपके मूवमेंट को देखना चाह रहा है, तो आप तो उसके हिसाब से कहीं मूव ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी पृथ्वी को देख रहा होगा। उस समय उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो पूरा का पूरा आपका स्पेस होगा जो बाहर है, अंतरिक्ष के बाहर। तो आप उसे मोशन करते तो दिखाई नहीं दे रहे होगे, उस हिसाब से आप जीरो पोजीशन पे हो, मतलब आपने मोशन किया ही नहीं। लेकिन लेकिन अगर वही वही बंदा अगर सामने से आके आपको देख रहा है यहाँ पर पृथ्वी के अंदर, तो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ का वायुमंडल होगा, उसके हिसाब से आप उसे देखेंगे कि आप कहीं पे मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन के लॉ आपको तीनों पता होने चाहिए। सबसे पहला जो लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया, देखिए उसके बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, एक बड़ी ही फेमस इक्वेशन आपने पढ़ी है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो आप पहले से जानना चाहिए आपको कि वो एफ इज इक्वल टू केवल एम ए नहीं, के एम ए होता है, जहाँ पर के आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी, पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और ये एक तरह का यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब ये कहीं पे चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल वैल्यू होती थी ना, कैपिटल जी की 6.67 करके इंटू 10⁻11, तो वो जो होती थी वैल्यू, वो इसी की तरह यहाँ पे के भी है। अच्छा, आपने तो एफ इज टू एम ए पढ़ा है, तो आपको पता है अगर हम बोलें, और फोर्स के लिए हम डायनामिकल यूनिट अगर बात करें, डायनामिकली बात करें, अगर स्टेट ऑफ मोशन में है डायनामिकली, के इज इक्वल टू कितना हो जाता है, डायनामिकली के इज इक्वल टू 1 हो जाता है। और जब इसे आप पुट करते हो तो आपका जो आंसर आता है एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाता है, और आप लोग को यही याद भी होता है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाता है। तो एक चीज़ और भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये छोटी छोटी बातें क्यों बताई जा रही हैं। के इज इक्वल टू 1 रख दिया जाता है डायनेमिकली, कभी भी ये वर्ड यूज़ होता है तो के इज इक्वल टू 1 आपका, ये एक एमसीक्यू बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटी लैंग्वेज में, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो इसलिए बता देना ज़रूरी था। एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अच्छा, यहाँ से न्यूटन के तीनों लॉ, दो लॉ तो इससे हो जाते हैं। दो लॉ कैसे इससे हो जाते हैं, देखिए, जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता था, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे बोलते हो आप, है ना। अब लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
और इसी इक्वेशन से समझते भी हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ जो था जो न्यूटन का, आप सभी जानते हो, हिंदी मीडियम वाले हमारे बच्चे जड़त्व का जो नियम है उसे जानते हैं, इस नाम से जानते हैं। जड़त्व का नियम क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो विल बी ईदर, या तो वो मोशन में होगा हमेशा, और एट रेस्ट, या तो वो हमेशा मोशन में रहेगा, या तो वो हमेशा रेस्ट में होगा अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एन एक्सटर्नल मतलब कोई बाहरी फोर्स जब तक उस पर नहीं लगेगा तब तक वो या तो वो रुका ही रहेगा या तो वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक ऐसा कुछ ना हो जाए। ठीक है, जब तक ऐसा कुछ ना हो जाए। और ये चीज़ हम इस ऊपर वाली इक्वेशन से कैसे समझेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 से कैसे समझेंगे, जरा बात सिंपल सी बात सुनिए। अगर यहाँ पे मैं फोर्स F की वैल्यू 0 कर दूं, ठीक है, अगर मैं F कह दूं कि चलिए भाई फोर्स को हम 0 कर देते हैं, तो इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। एक्सटर्नल फोर्स जो हम कह रहे हैं वो 0 मैंने कर दिया। ठीक है, तो होने क्या वाला है भाई, जब F 0 करोगे तो आप जो ma लिख रहे हो इक्वल टू में वो भी 0 होगा। भाई यहाँ पे m तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि m इज़ अ मास ऑफ अ यूनिट, सॉरी मास ऑफ अ बॉडी। और मास मतलब क्या होता है, देखिए मास का मतलब बड़ा ही सिंपल है। m फॉर जो मास होता है, जो आप मास बोलते हो, उसकी छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत छोटी सी बात है। बस ये एक तरह का मैटर की थोड़े से पार्ट होते हैं, किसी द्रव्य के पार्ट होते थे। यू कैन से दैट की क्वांटिटी होती है एक तरह की ये। ठीक है, ये क्वांटिटी होती है। क्या होती है ये, मैटर की क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है। तो यहाँ पे m तो इक्वल हो नहीं सकता, m इक्वल 0 हो नहीं सकता। तो क्या होगा भाई, क्योंकि m 0 ले लोगे तो फिर इसका मतलब कि कोई चीज़ आपने ली ही नहीं है, कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं लिया है, मॉलिक्यूल ही नहीं लिया जिस पे आप फोर्स लगाना चाहते थे या तो नहीं लगाना चाहते थे, तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। सिंपल सी बात, m 0 नहीं हो सकता, तो क्या 0 होगा भाई, a 0 होगा। ठीक है, कोई ना कोई एक चीज़ तो 0 होता है मैथमेटिकली, कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकली तभी 0 होता है जब ईदर ऑफ देम और बोथ ऑफ देम आर 0। कम से कम एक तो 0 होना ही चाहिए, तो m 0 तो हो ही नहीं सकता, तो a पक्का 0 होगा। और a क्या है भाई, a हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन है। ठीक है, और जब आपको पता है एक्सेलरेशन 0 होता है तो चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी उसे ही बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी भी 0 होगी, है ना। वेलोसिटी बोल लो चाहे स्पीड बोल लो, वो भी 0 हो जाएगी। और जब वेलोसिटी 0 हो गई, और जब वेलोसिटी 0 होगी तो क्या 0 होगा भाई, डिस्टेंस वो ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। तो डिस्टेंस को अगर हम एक्स से ले लें तो एक्स भी 0 होगा। दैट मीन्स कि वो, जैसे हम लोग अभी इससे पहले स्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे थे ना, तो आप इसको स्टैटिक्स में ले जा करके इसे इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है वो। और यू कैन से दैट कि मोशन ऑफ दैट यू नो पार्टिकल इज 0, इट इज इन रेस्ट पोजिशन। और अगर बात करें इसी में ही, बात करें अगर हमने कुछ F नॉट इक्वल टू 0 मतलब सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, तो ऐसे केस में F जो होगा वो ma के इक्वल तो रहेगा ही भाई, सम वैल्यू है। आप इसे कह सकते हो कि जो अपना फोर्स है, जो आपने थोड़ा फोर्स अप्लाइड किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m से, तो होगा ही, a पे तो हो ही जाएगा। एक तरीके से बात किया जाएगा, m अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि जो a आएगा, एक आपका मोशन के लिए आपको एक्सेलरेशन मिलेगा कुछ, तो ये जो पहले अपने रूल में, जो लॉ में, ये फर्स्ट लॉ में ही बोला गया था कि अगर वो रेस्ट पे होगी या तो वो चलेगी, तो थोड़ा सा एक्सेलरेशन होगा। तो ये जो सेकंड, फर्स्ट लॉ का सेकंड पॉइंट है, यही आपको लीड करता है। एफ इज इक्वल टू एम ए जो बात कहता है ये, वो एफ इज इक्वल टू एम ए ही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। यही हमारा सेकेंड लॉ हो जाता है। ठीक है, मैंने बोला ना कि जो फर्स्ट लॉ है, या एफ इज इक्वल टू एम ए जो है, वो फर्स्ट लॉ को भी अपने अंदर रखता है, और सेकेंड लॉ तो वो है ही। ठीक है, थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का, आप सभी लोग जानते हो, एक्शन एंड रिएक्शन। तो भाई ये सभी लोग जानते हैं कि देखिए, अगर आप सिंपल सी बात करें, देखिए एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप किसी पर भी किसी तरह का, अब जितना भी अगर फोर्स लगा रहे हो, किसी लेट से कोई एक वॉल है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो एफ, ठीक है,
तो आप पर वो भी उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही सेम इक्वल एंड अपोजिट आपको रिएक्शन लगाएगा, ठीक है, एकदम इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, तो ऐसे में आप जब फोर्स लगा रहे थे दीवार पे, तो दीवार आगे क्यों नहीं चली गई, मोशन में क्यों नहीं आ गई, है ना, ऐसे आगे बढ़ जाना चाहिए था। सीधी सी बात है, देखिए जब कोई चीज़ अपनी जगह से मिसप्लेस ना हो, आपका फोर्स लगाने का कोई मतलब ना हो, दैट मीन्स कि उसके पास आपसे ज़्यादा फोर्स है। अगर उसके पास आपसे कम फोर्स होता तो वो पक्का आगे बढ़ गई होती। और कितने फोर्स से आगे बढ़ती, जितना उसके पास फोर्स होता और जितना आपके पास फोर्स होता, उन दोनों के डिफरेंस से, उन दोनों के डिफरेंस से वो आगे बढ़ती, है ना। अगर उसका फोर्स ज़्यादा होता तो आपको दबा देता, पीछे कर देता, उतने ही फोर्स से जितना फोर्स उसके पास आपसे ज़्यादा था, ठीक है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ था वो एक्शन रिएक्शन था, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और और जब भी दो अगर पार्टिकल की बात करें, एक दूसरे पे अगर वो फोर्स लगा रहे हैं, एक लेफ्ट से राइट लगा रहा है और एक राइट से लेफ्ट लगा रहा है, तो होता क्या है, इसकी अगर वेलोसिटी, लेट से इसमें कोई वेलोसिटी v1 है और इसमें वेलोसिटी v2 है, तो टकराने के बाद ये दोनों अपनी वेलोसिटी चेंज कर देते हैं। मतलब ये v1 वेलोसिटी दे देता है इसे, इसे ट्रांसफर हो जाती है, और v2 वेलोसिटी इसे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में एक्शन रिएक्शन लॉ को आप कह सकते हो कर भला तो हो भला, कि जितनी आप किसी की हेल्प करते हो तो वो हेल्प आपको किसी ना किसी रूप में आपको रिएक्शन यानी आपके ऊपर वापस से आती ही आती है। अगर आप बुरा करते हो तो बुरा भी वापस आता है। सो दिस इज द लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो बेसिकली जितने भी हम लोग यहाँ पे फोर्सेस की बात कर रहे हैं, लॉज की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे मोशन जो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो रेक्टिलिनियर बोल सकते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन पे बात करने वाले हैं। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हो सकती है, सॉरी नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, उसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप लोगों ने 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, 11th की फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। आप वो चीज़ यहाँ पे भी आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा उतना नहीं पढ़ना है, हालांकि आपको आता ही होगा। जिन लोगों को नहीं आता है वो यहाँ पे सीखेंगे कुछ नए तरीके से, कुछ नए अंदाज से, मैथ वैथ अंदाज में, ठीक है। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो स्ट्रेट लाइन में कैसे उसे हम शो करते हैं या स्ट्रेट लाइन में क्यों मानते हैं, चलिए उस पर नज़र डालते हैं। देखिए, इफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल is repeated over and over again at some equal interval of time, मतलब अगर कुछ हम एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एक मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया, ऐसे मैंने बता दिया, लेट से पॉइंट हमारा क्या है, एक फिक्स पॉइंट हमारे पास O, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और एक लेट से एक वेट हमने यहाँ पे लटका रखा है इस तरीके से, ठीक है, वेट को मैंने यहाँ पे लटका रखा है, ठीक ना, और इसे हम कुछ डिस्टेंस पे यहाँ ला करके ऐसे लेट से पकड़ लेते हैं, ठीक। और ये जो पॉइंट है हमारा दूसरा वाला, इसे कोई एक पॉइंट मान लीजिए, लेट से ये पॉइंट हो गया हमारा ए मान लो। एक यहाँ पे पॉइंट और ले लेते हैं पी पॉइंट, ठीक है। जितनी दूरी पर राइट हैंड साइड में पी और ए है, उतनी ही दूरी पर लेफ्ट हैंड साइड में पी डैश और हमारा ए डैश है। अगर आप किसी हुक से ऊपर में एक बॉल को लटका दो स्ट्रिंग के द्वारा, ठीक है, और उसे खींच करके छोड़ो, तो होगा क्या, आप यहाँ पे ले गए थे, यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इधर घूमेगा, फिर ऐसे यही मोशन लगातार वो करता जाएगा, कब तक, जब तक वो वापस से अपनी इसी पोजीशन पे ना आ जाए। क्योंकि आप यहाँ पर ले जा करके जब आपने छोड़ा होगा तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी, भाई यहाँ पे वेलोसिटी तो उसकी ज़ीरो हो गई, जब आप यहाँ पे ले जाके छोड़ रहे हो उसे, तो वेलोसिटी तो यहाँ पे ज़ीरो है। फिर जब वो यहाँ पहुँचेगा इस मिडिल पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे, जहाँ से आपने इसे फिक्स करके बांधा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी। फिर वो यहाँ पे जा करके जब इस पॉइंट पे पहुँचेगा ए डैश पे, तो जब यहाँ पे जब इस डायरेक्शन में चलने की शुरुआत हो रही होगी, तो फिर यहाँ पे भी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ये फिर वेलोसिटी कम होते 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 फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। इसे बॉब बोल सकते हो आप, ये जो लटका हुआ है, बॉल बोल लो या बॉब बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये अगेन एंड अगेन अपनी ही सेम मोशन को दोहरा रहा है इसी डायरेक्शन में। देखिए बार बार ये जो मैंने बनाया हुआ है बार बार रिपीट कर रहा होगा, तो ऐसे ही मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, टाइम की बात होती है, टाइम इंटरवल लिया जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात की जाए हमारी, तो जब आप यहाँ पर ए पर लेकर के इसे छोड़ रहे थे तो वहाँ पे वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी फिक्स डिस्टेंस थी, यहाँ से फिक्स पॉइंट से इसकी फिक्स डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स थी, ठीक है। अब जब इसे आपने ए से छोड़ा, ठीक है, ए से जब छोड़ा तो एक्स क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। जैसे ही बॉब इधर आएगा तो एक्स की वैल्यू कम हो रही होगी। तो जो आपने जब इसे छोड़ा तो फोर्स जो है वो, फोर्स की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होती है एक्स के, यहाँ पे है ना। और अगर फोर्स यहाँ पर ए से ओ की तरफ आते समय बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। लेकिन हमारा जो एक्स है वो कम हो रहा है, तो नेगेटिवली ये सपोर्ट कर रहा है। और अगर आप ऐसे बात करें, इसे इक्वल में लाएंगे तो एक कांस्टेंट सपोर्ट करेगा के एक्स, और आप एफ को जानते हो एम एक्स होता है, सॉरी एम ए होता है, और ए क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो आप डिस्टेंस का दो बार डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, उसे ही आप एक्सेलरेशन भी बोलते हो, और ये के एक्स से इक्वल होगा। यहाँ पे आप एक्स डबल डॉट यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब यहाँ पर के और एम दोनों ही कांस्टेंट है, क्योंकि भाई इसे कांस्टेंट तो करना ही पड़ेगा ना भाई, है ना। मोशन की बात करेंगे तो वेरिएबल मास थोड़े किया जाता है, वेरिएबल मास की बात बहुत आगे होगी, यहाँ पर नहीं होने वाली अभी, ठीक है। एक बार यहाँ पे और बता देता हूँ कि एफ अगर बढ़ रहा है तो एक्स कम हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव यहाँ पे साइन आया हुआ है, ठीक है। तो बात क्लियर है। और यहाँ पे जो एक्स डबल डॉट आया है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आया है, तो चलिए इसको पहले हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए जो हमारा एक्स डबल डॉट था वो हमारा माइनस के बाई एम, और क्या आया था, माइनस के बाई एम और एक्स। तो के बाई एम को कुछ नया फैक्टर मान लेते हैं, ठीक है, म्यू मान लेते हैं, म्यू मान लिया जाए, कुछ तो मानना ही पड़ेगा, तो माइनस म्यू और एक्स आ गया। आप यहाँ पे लिख देना वेयर, कोई नया कांस्टेंट मान लिया गया और कोई बात नहीं है, म्यू इज इक्वल टू के बाई एम, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा एक्स डबल डॉट का क्या मतलब, यहाँ पे डी टू एक्स बाई डी टी टू, यहाँ पे तो ये मतलब होता था जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, एक्स को दो बाई टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पे ये आता है। अब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट पे ले आए तभी तो हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे डिस्टेंस के फॉर्म में, ठीक है, लेफ्ट वाले को। तो देखिए एक चीज़ बताते हैं, तो इसे हम डायरेक्टली डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए रिमाइंड कराता हूँ, पहले करा चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ आपको। देखिए अगर आप कहें जो दो बार डिफ्रेंशिएशन लिखा है उसे क्या मैं ऐसे लिख सकता था, डी एक्स बाई डी टी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। एक काम इसमें कर लेते हैं, एक काम ये कर लेते हैं कि डी एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो जो डिवाइड किया है डी एक्स को हमने इधर कर दिया, और डी एक्स का जो मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर कर दिया, और ये जो डी टी है वो नीचे था तो मैंने इसको नीचे कर दिया। अब देखिए इसकी जगह पे तो वी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे भी वी लिख सकते हैं, तो वी और डी वी बाई डी टी, सॉरी डी एक्स, तो ये बात समझ में आई, डी एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और उसको क्या कर दिया, उसकी जगह पे वी लिख दिया और इसकी जगह पे भी वी लिख दिया, और इसको हमने एक्स में ओवरऑल एक्स में डिफरेंशिएशन में बदल लिया, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा अभी क्या करना है, देखिए अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्स को उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, और ये कौन सा फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। अब जैसे आप इंटीग्रेट करोगे वी डी वी, राइट हैंड साइड भी कर लो भाई, माइनस म्यू तो कांस्टेंट है, सो एक्स डी एक्स, जैसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और राइट हैंड साइड भी ऐसे म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट आ जाएगा एक, है ना। सो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस अ कांस्टेंट, वेयर सी बीइंग अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए इस कांस्टेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए मैंने एलसीएम लेकर के इसे टू सी बना दिया, और टू सी भी एक कांस्टेंट ही है तो सी डैश ले लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखिए सी डैश फाइंड आउट अगर मुझे करना है तो जो एक्स है उसे फिक्स करना पड़ेगा भाई, है ना। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, और अगर आप एक्स को फिक्स करते हो तो होगा क्या, देखिए दिखाता हूँ। ये जो आपका मोशन हो रहा था, ये एक्स तो पूरा वेरिएबल है ना भाई, एक्स जो है वो वेरिएबल है। एक बारी के लिए हम क्या करते हैं,
जब ये यहाँ से रुकता है, मतलब ए की बात करते हैं, जब हम एक पेयर रोक कर रखे हैं तो ए तक की डिस्टेंस को हम अगर यहाँ पे ओ ए को हम स्मॉल ए मान लें तो क्या होगा, चलिए पुट करते हैं इसे। देखिए एट ए जब हम लोगों ने शुरुआत नहीं किया था तो ऐसे में, तो देखिए ए पर जो हमारी वेलोसिटी आपने स्टार्ट की थी तो वेलोसिटी तो ज़ीरो थी वहाँ पर, ठीक है। इसे आप एक्स डॉट भी कह सकते हो, यानी डी एक्स बाई डी टी भी कह सकते हो, ठीक है। ऐसे में वहाँ पे डिस्टेंस कितनी थी, एक्स की वैल्यू ए थी। अब इसे जरा आप पुट कर दो इसी में, जैसे आप पुट करोगे तो होगा क्या, देखिए आपने पुट किया भाई, वेलोसिटी हो गई 0 0 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू ए स्क्वायर प्लस सी डैश। तो सी डैश की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई भाई, म्यू ए स्क्वायर। अब इसको उठा करके पुट कर दीजिए आप, है ना। पुट जैसे करेंगे तो क्या होगा, आप पुट करोगे तो आएगा भाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू ए स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओवरऑल मिलेगा क्या जाकर के, आप म्यू कॉमन ले लोगे, सो म्यू कॉमन हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से v की जो एक कंडीशन मिलेगी v इज इक्वल टू, आप चाहो तो अंडर रूट में कर सकते हो, इसे लर्न भी रखो तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। अगर v लिखना चाहो तो प्लस माइनस अंडर रूट म्यू टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कुछ चीज़ें लर्न रखनी है, मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो कंडीशन आई है इसे ध्यान रखिए आप, ठीक है। ये जो आई है प्लस माइनस क्यों आ रहा है भाई, ये भी रीज़न है, क्योंकि भाई जब आपने, देखिए सिंपल सी बात, ओ यहाँ पे था और आपका ए यहाँ पे था, ए डैश यहाँ पे था, आपने ए से छोड़ा उसे, ठीक। तो जब वो इस तरीके से मोशन कर रहा है तो एक्स तो घट रहा है ना भाई, एक्स कम हो रहा है ना। तो जब एक्स कम हो रहा होता है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले ली जाती है हमारी, और जब एक्स बढ़ रहा होता है तो हमें क्या ले लेनी होती है, जब इधर को बढ़ रहा होता है तो हमें ऐसे में नेगेटिव और ऐसे में पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, इसलिए वी की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ली जा रही है, ठीक है। अब यहाँ चलिए दोनों का यूज़ करते हैं और कुछ एक प्रूफ है वो आपके सामने आएगा। ये कई बार आपके जीकेपी में यानी गोरखपुर में और देवरिया में, ठीक है, आ चुका है। लॉन्ग आंसर्स में जैसे पहले पेपर बनते थे, अभी भी मिड टर्म में आपका लॉन्ग आंसर तो आता ही है, तो उसमें बन सकता है, इसलिए मैं ये प्रूव करा रहा हूँ। चलिए ये दोनों फॉर्मूले तो लर्न रखने हैं, आगे की बात करते हैं। अब देखिए अगर पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू ओ, ऐसे ए टू ओ जा रहा होगा तो क्या होगा भाई, एक्स डिक्रीज कर रहा होगा, तो एक्स जब डिक्रीज करेगा तो आप वी जो लोगे वो नेगेटिव वाला ले रहे होगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी काम करो, ये जो v है आपका वेलोसिटी, वो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t ही तो होता है, ठीक है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये म्यू को मैं इधर ही रहने देता हूँ, और ये जो अभी इसके अंदर बाकी का रूट बच रहा है इसे मैं लेफ्ट में भेज दूंगा। लेफ्ट में भेजने के बाद इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डी एक्स अपॉन, अगर मैं नेगेटिव सेंस इधर ले आता हूँ, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू इंटू डी टी। म्यू तो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इंटीग्रेट कर लो सिंपली दोनों साइड में। जैसे इंटीग्रेट आप करोगे तो होगा क्या, अगर आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग मैंने लिख दिया, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे, थोड़ा याद करो आप, जो माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ये कॉस इन्वर्स का फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों ने 12th की इंटीग्रेशन पढ़ी है तो आपको याद होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई ए होता है, ठीक है। सो हो क्या जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, और राइट हैंड साइड पे अंडर रूट म्यू था, तो अंडर रूट म्यू को कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट म्यू ही रहने दीजिए। और जो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी था ना, तो वहाँ पे टी आ जाएगा सिंपली, सो टी हो जाएगा, और प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो सी डैश हो गया ना, सी डैश लिया था ना शायद, सी डैश था क्या था, हाँ सी डैश था। तो कोई नया कांस्टेंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो चलिए भाई सी डैश है, तो आप अब कर लीजिए सी डबल डैश, यू कैन राइट इट, ठीक है। डबल डैश कोई नया कांस्टेंट लेना पड़ता है भाई, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सी डबल डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो एक इनिशियल कंडीशन यहाँ पे भी ले लीजिए भाई, कि एट एक्स इज इक्वल टू ए, जब हम
जब हम ए से स्टार्ट कर रहे थे, कैपिटल ए से स्टार्ट कर रहे थे, इधर को मोशन के लिए ओ के तरफ जा रहे थे, तो एक्स की वैल्यू ए थी, वहाँ पे टाइम हमने शुरुआत ही नहीं किया था तो टी की वैल्यू 0 हो गई। और ऐसे में हमारा क्या होगा, जब हम एक्स की वैल्यू ए ले रहे हैं तो यहाँ पे पुट करिए भाई कॉस इनवर्स ए अपॉन ए, दैट मीन्स यहाँ पे 1 आ जाएगा। और कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 कब आता है, 0 पर, तो 0 मिल गया भाई। ठीक है, और राइट हैंड साइड भी देख लो, अंडर रूट म्यू और टी की वैल्यू शुरुआत नहीं की तो 0 हो गया, सी डबल डैश। तो कुल मिलाकर के 0 प्लस सी डबल डैश, दैट मीन्स कि सी डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो पुट कर दीजिए। अब जैसे पुट करोगे तो सी डबल डैश 0 हो गया, तो आया क्या भाई, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू टी। अब यहाँ से जरा आप कॉस इनवर्स को उधर भेजेंगे तो कॉस आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालना चाहे तो x इज इक्वल टू ए कॉस अंडर रूट म्यू और इंटू में t। ये आपकी एक इक्वेशन मिली आपको। ठीक है, तब ये कम किस तरह का मोशन है भाई, जब आप नेगेटिव x की वैल्यू को कम कर रहे हो, मतलब a से o की तरफ जब बढ़ रहे हो तो x की वैल्यू आपकी ये आती है। इसको बड़े ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मोशन, आप इसे ऐसे नेगेटिव ले सकते हो कि x डिक्रीज करेगा तो आपको ये लगाना है। ठीक है, x डिक्रीज करेगा तो आपको ये लगाना है। क्लियर है बात, यानी a से o हो जाएगा तो आपको x इज इक्वल टू ए कॉस अंडर रूट म्यू इंटू टी। ये क्यों बता रहा हूँ भाई, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ। मैं थंबनेल में हमेशा शॉर्ट ट्रिक फॉर MCQ इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि साथ साथ में MCQ भी बनते चले जाते। देखिए MCQ जैसा नया कुछ भी नहीं है कि कोई नया लेके आ जाएगा, वही चीज़ें जो आपकी लॉन्ग फॉर्म में होती है उन्हीं के छोटे छोटे रूप होते हैं ये। ठीक है, कहीं से शॉर्ट ट्रिक बन गई या फर्स्ट लाइन से आप डायरेक्ट लास्ट लाइन में पहुंच जा रहे हो, या उसे आपने किसी तरीके के थ्योरी की तरह दिमाग में रखा हुआ है, तो वो सारे MCQ में ट्रिक की तरह इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। ठीक है, और MCQ ट्रिक जैसा कुछ नया नहीं होता। ठीक है, लेकिन ढूंढने की बात है, हम मुझे जितनी भी मिलती हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। चलिए अगली हेडिंग, इसमें एक पीरियोडिक टाइम होता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए पीरियोडिक टाइम क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर एक कंप्लीट ऑसिलेशन करना हो, एक कंप्लीट रोटेशन रिवॉल्यूशन करना होता है, वन कंप्लीट, सिंपल से याद रखिए, वन कंप्लीट जो आपका रिवॉल्यूशन होता है या ऑसिलेशन होता है, एक टोटल मतलब आपको समझाता हूँ हल्का सा। देखिए ए से आप आए ओ पे, ठीक है, ए से आए आप ओ पे, मतलब और आगे बढ़ेंगे, फिर आप ए डैश पे आए, फिर आप वापस गए ए पे, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो सही से देखें तो ये 4 पार्ट पे डिवाइडेड है ना। 4 पार्ट पे कैसे डिवाइडेड है, देखो एक यहाँ से यहाँ पे आया फर्स्ट, फिर यहाँ से आया यहाँ तक आया, क्योंकि आधा ही आधा तो है, मतलब जितनी दूरी इधर से ओ से ए तक की है उतनी ही दूरी ए से ओ से ए डैश तक की है। फिर वापस से इसने रिटर्न किया, ए डैश से ओ पे गया और फिर ओ से ए। कितनी लाइनें मैंने बनाई, 4 लाइनें बनाई मैंने। अच्छा, ओ ए से ओ पे आप स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, तो ऐसे में जब आपने ए से ओ तक स्टार्ट किया था तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी भाई, एक्स इज इक्वल टू, अभी तो आपने प्रूव किया, ए कॉस अंडर रूट म्यू इंटू टी। ठीक है, अब आप जब ए से ओ पे आ गए तो एट ओ पे बात करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो गई 0, है ना, एक्स की वैल्यू हो गई भाई 0 इज इक्वल टू ए कॉस अंडर रूट म्यू और टी। यहाँ से टी की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो ए तो चला गया 0 में डिवीजन में, और कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू 1, सो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू पाई बाई 2, सो टी इंटू म्यू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, कॉस 0 कब आता है, 90 पे 0 आता है। ठीक है, तो 90 मिल जाएगा यहाँ से। सो कुल मिलाकर के जो टी मिल रहा है आपको यहाँ से पाई बाई 2 इंटू अंडर रूट म्यू। सो ये सिर्फ ए से ओ तक की बात है, और जब आप टोटल की बात करोगे दैट मीन्स कि टी की बात करोगे, टोटल टाइम की बात करोगे, टोटल मैं लिख देता हूँ, टोटल टाइम इन वन रिवॉल्यूशन या टोटल टाइम पीरियडिक या पीरियडिक टाइम, तो वो कैपिटल टी से शो करेंगे और ये इसका 4 गुना होगा। और जब ये 4 गुना होगा तो आंसर क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, क्या होगा, 4 गुना जैसे करेंगे तो ऊपर 4 का गुणा करेंगे, तो
2 पाई ऊपर हो जाएगा क्योंकि 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 पाई अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट म्यू। ठीक है, एक चीज़ और रह गया बच्चों, जब वहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लिया था, पॉजिटिव साइन भी लेना था, दिखाता हूँ उसे भी। अगर हम मोशन ले लें, मोशन फ्रॉम O टू A, अगर O से A ले लें तो सीधी सी बात है, O से A जब आप जा रहे होगे तो x क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो ऐसे में जो हम v की वैल्यू ले रहे थे वो हमें पॉजिटिव ले लेनी चाहिए, अंडर रूट म्यू और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम वैसे इसको भी करना है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वही सेम प्रोसेस, अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसे डिवीजन में लाओगे तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन आप करना जानते ही हो इसका, है ना। तो ये क्या दे देगा आपको, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, और राइट हैंड साइड अंडर रूट म्यू टी प्लस एक नया कांस्टेंट यहाँ पे भी, तो भाई आप कुछ और ही रख लो, चलो डी रख लो, बाहर कितने डैश लगाएंगे, डी हो गया। अब यहाँ से डी निकालने का तरीका क्या है, वैसे जैसे उसमें निकाला था वैसे यहाँ पे भी इनिशियल कंडीशन अगर लगाएंगे आप, देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर इनिशियल कंडीशन लगाएं आप, एट कर दें, एट एक्स इक्वल्स टू, भाई जब जीरो पे ओ पे रहेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो, और स्टार्ट आप जब ओ से कर रहे हैं तो एट दैट टाइम टाइम इज जीरो। जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो आपको डी की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो ही मिलेगी, आप करके देख लो, ठीक है। और जैसे आप इसे पुट करोगे तो आपको यहाँ से सेम वैसा ही एक इक्वेशन मिलेगा, दैट मीन्स कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू और टी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी बिल्कुल वैसे ही एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से भी सेम वही आपको इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। यानी जब x इंक्रीज कर रहा होगा तो आपका x की वैल्यू कितनी होगी, a साइन अंडर रूट म्यू टी, और जब x डिक्रीज कर रहा होगा तो x इज इक्वल टू a कॉस अंडर रूट म्यू टी। तो दोनों को याद रखना है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो ये प्रूव किया था हम लोगों ने टोटल टाइम को, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। सो इसमें एक चीज़ और मिलता है हमें कि जो t आया है हमारा, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। सो मैं म्यू को इधर ला करके स्क्वायर कर देता हूँ, तो म्यू टी स्क्वायर हो जाएगा और इधर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब सही से बात करो तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो यानी म्यू टी स्क्वायर पूरा का पूरा क्या हो गया, एक तरीके से कांस्टेंट आ गया। तो आपको पता होना चाहिए ये हर केस में अगर म्यू यानी के बाई एम का मल्टीप्लाई कर दें और टी का स्क्वायर कर दें तो वो हर तरीके के जो दोलक होता है या ऑसिलेटर होता है या बॉब होता है या बॉल ले लो, वो हमेशा सेम आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगले पॉइंट पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन और चाहता हूँ मैं आपसे, और भी बढ़वाइए आप लोग, नॉइज़ के लिए सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथ पर।